यहाँ 2016 की इस स्क्रॉल की रिपोर्ट को जरा आप देखिए। इसमें लिखा है कि हर साल डिफेंस प्रोजेक्ट, डैम्स, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री और सड़कों के नाम पर 250 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि चंडीगढ़ सिटी के एरिया के डबल साइज के जंगलों के एरिया को काटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में 2022-23 में मोदी सरकार ने अदानी ग्रुप को पुराने जंगलों और वन्य जीवों से भरे मैदानों में 3 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लगाने की परमिशन दी, मगर ये सभी क्षेत्र कानूनी रूप से इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क से बाहर है। ये एरिया पश्चिम महाराष्ट्र का पुणे, सतारा, कोल्हापुर और रायगढ़ जिलों में स्थित वेस्टर्न घाट है। इन घाटों के बारे में कहा जाता है कि ये हिमालय से भी ज्यादा पुराने पहाड़ों की श्रृंखला है, जो जुरासिक युग से भी 150 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। 2012 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, मगर आज इस वेस्टर्न घाट के तकरीबन 150 हेक्टर यानी 200 फुटबॉल के मैदानों की साइज जितने बड़े एरिया में जहां ऑब्वियसली जंगल है, उसको अदानी ग्रुप के 19,256 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी दी है। इसी का ही एक दूसरा एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड के जंगल है, जो टोटल 1,70,000 हेक्टर के बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं और इस पूरे एरिया में इपीफाइटिक ऑर्किड और सिम्प्लेक्स जैसे रेयर प्लांट्स, साल के बड़े बड़े पेड़ और स्लॉथ बियर और रेयर एलिफेंट पाए जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा इस जंगल के जमीन में अप्रोक्सीमेट 5 बिलियन टन कोयला भी है और ये कोयला सतह के काफी करीब होने की वजह से इसकी माइनिंग काफी आसान है और इसीलिए यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ने इस पूरे क्षेत्र को 23 अलग अलग कोल ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जिनमें से 6 को उसने माइनिंग की मंजूरी दी है और अदानी ग्रुप को इन 6 में से 4 के माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आज इन खदानों की माइनिंग से कम 1898 हेक्टर फॉरेस्ट नष्ट हो चुका है। वैसे ये पूरे हसदेव के जंगलों की शुरू से लेकर आज तक के प्रोटेस्ट और विरोध में उन आदिवासी लोगों को मूर्ख बना के उनसे अपनी जमीन लेने तक की अपनी ही एक पूरी अलग कहानी है, तो उसकी बात हम किसी और विजुअल में करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ बड़े बड़े जंगल ही नहीं बल्कि भारत के पर्यावरण कानूनों में भी बार बार संशोधन किया गया है। आज भारत के एनवायरमेंटल लॉस का एक आभासी जाल है, जो कहने में तो जंगलों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, मगर औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकार ने हमेशा से ही इन कानूनों को कमजोर किया है। जैसा कि 2019 में सरकार ने महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए 1336 एकड़ में फैले हुए 53,467 आम के पेड़ों को काटने की परमिशन दी थी। यह मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इन आम के पेड़ों के लिए आपको बुलेट ट्रेन को नहीं बनाना चाहिए, मगर इन पेड़ों को ना काटते हुए भी बुलेट ट्रेन के रूट का दूसरा सॉल्यूशन तो मिल ही सकता है। वैसे भी जो सरकार इतने बड़े राम मंदिर के मुद्दे को सुलझा सकती है, उसके लिए ये बुलेट ट्रेन कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ उन 50,000 पेड़ों को काटा गया। आज वन्य जीव अभ्यारण्यों के हालात भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों। 2022-23 में नामीबिया से लाए गए वो चित्ते और प्रोजेक्ट चित्ता मिशन अभी तक फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनमें से 10 चित्तों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और इनकी मौत के पीछे का कोई भी क्लियर स्टेटमेंट यहाँ के डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं दिया है। पिछले कुछ सालों में टाइगर की आबादी भी देश में 4,000 से ज्यादा हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है, पर सरकार ने तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम के माइनिंग की परमिशन दे दी थी, जिससे भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व टूट चुका था। क्योंकि टाइगरों को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने से ही ये कहानी खत्म नहीं हो जाती, मगर इन ऑफिशियल के अकॉर्डिंग इन बाघों की आबादी केवल उनके निवास स्थान के सख्त मॉनिटरिंग और उस जगह के एनवायरमेंट की वजह से बढ़ी थी। आज गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक माता की तरह भारतीयों में पूजे जाते हैं। लेकिन आज ये पूरी दुनिया की 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है, जहां 2014 में मोदी सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। लेकिन आज तक दोस्तों इस योजना से कोई खास अचीवमेंट नहीं मिला है, बल्कि जनवरी 2023 में नदी के कम से कम 71% मॉनिटरिंग स्टेशन ने गंगा नदी के पानी में मल कॉलीफॉर्म के खतरनाक स्तर की सूचना दी थी। ये दोस्तों फैकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक समूह है, जो आमतौर पर गर्म रक्त वाले जानवरों और इंसानों की इंटेस्टाइन और मल में पाया जाता है। यानी कि दोस्तों गंगा नदी का पानी इंसानों और जानवरों के मल से दूषित हो गया है।
और ये सारा मल सीवेज के थ्रू नदी में आ रहा है। अब यहाँ खुद सोचो कि अगर गंगा नदी के पानी में ऐसा सब कुछ हो रहा है तो वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए होंगे। और ऐसे तो दोस्तों न जाने कितने सारे किस्से हैं हमारे एनवायरमेंट को दूषित बनाने के, जिसको अगर मैं सुनाने बैठूंगा ना तो ये विजुअली 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन आज भी इतनी ही बेरहमी से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने मैनिफेस्टो को जनता के सामने पब्लिश किया था, जहां मोदी सरकार की गारंटी के ये 3 बड़े बड़े पेज हमारे पर्यावरण और जलवायु के मुद्दों के बारे में समर्पित थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, पानी और क्लीननेस पर अपने 2 पन्ने बनाए थे। मगर हर बार दोस्तों इन सभी मैनिफेस्टो में, वो चाहे फिर किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसमें कभी भी आपको इस एनवायरमेंट की बिगड़ती हुई हालत और उसकी चुनौतियों से कैसे एक प्रॉपर तरीके से निपटा जाए ना, उसकी बात नहीं देखने को मिलती। आज कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट्स इन वन संरक्षण के रूल के खिलाफ भी कड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि पर्यावरण के ऐसे कानून किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा ही होगा। जहां एक साइड सरकार ज्यादा पेड़ों के ग्रीन कवर को बढ़ाने के वायदे करती है, वहीं दूसरी ओर हसदेव के जंगलों के कोल माइनिंग के लिए उससे भी ज्यादा पेड़ों को काटती है। आज ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि सरकार ने इंडस्ट्री को बढ़ाने के चक्कर में हमारे एनवायरमेंटल लॉस को बहुत ही कमजोर कर दिया है। अगर आज हमको चाइना से कुछ चीज सीखनी चाहिए ना, तो वो यही है कि चीन को अपने बिगड़ते हुए एनवायरमेंट का पता चल गया है और वो अपने इन जंगलों को रीजनरेट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च कर रहा है। मतलब कि एक साइड हमारा पड़ोसी अपने जंगलों को रीजनरेट करने की कोशिशें कर रहा है ताकि अपनी खराब हवा को अच्छी बना सके, वहीं दूसरी ओर भारत में उसकी उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान में तब्दील किया जा रहा है। और इस सच्चाई से हम में से कोई भी मुकर नहीं सकता। हिमाचल की बाढ़ से लेकर इस समर की जानलेवा गर्मी तक ये सारे साफ साफ इंडिकेशन है कि देश के एनवायरमेंट के बिगड़ने की कंडीशन अब अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। क्योंकि एक बारी के लिए गरीबी और बेरोजगारी पर हम सब लोग चाहे कितने भी लेफ्ट और राइट विंग के पॉलिटिक्स को खेल ले, मगर कुदरत के पास ऐसा कोई लेफ्ट या राइट विंग नहीं है। वो जब अपना एक विंग चलाएगा ना, तो सबके पैसे, जोल जपाटे, जॉब्स, बिजनेसेस वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए हो सके उतना इम्पोर्टेंस हमें अपने आसपास के एनवायरमेंट को देना चाहिए। सरकार चाहे इसमें कुछ करे या ना करे, बट हम तो इसमें एक छोटी सी शुरुआत करी।